जय हिंद दोस्तों। तो मैं फिर से आ चुका हूँ आपके बीच में और आपकी जो सीरीज चल रही थी इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, उसकी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूँ। तो ये है आपका अगला वीडियो और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है भगिनी निवेदिता जी का पूरा नाम क्या था। तो जब हम बात करते हैं भगिनी निवेदिता की, तो भगिनी निवेदिता का नाम जैसे ही आता है वैसे ही आपको विवेकानंद जी की याद आ जाती है, क्योंकि काफ़ी जगह पर विवेकानंद जी के साथ में भगिनी निवेदिता जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर इनका ओरिजिनल नाम पूछा जाता है, ओरिजिनल नाम क्या है, तो इनका ओरिजिनल नाम जो है वो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है। कुछ जान लेते हैं इनके बारे में और भी। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन दे रखा है, एक्सप्लेन देखिएगा आप लोग। एक्सप्लेन है भगिनी निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और वो एक आयरिश मूल की महिला थी, यानी वो इंडियन नहीं थी, वो एक आयरिश थी। और अगर बात की जाए कि इनका जो नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ, तो मार्गरेट और एलिजाबेथ, ठीक है, उसके बाद में इनका नाम जो रख दिया गया वो भगिनी और निवेदिता, दोनों नामों को अलग अलग कर लेते हैं। तो अब ये भगिनी क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आप, स्वामी विवेकानंद जी ने इन्होंने भगिनी निवेदिता नाम दिया था। बाद में इनके आगे सिस्टर जो है, सिस्टर का जो संस्कृत शब्द होता है उसी को बोलते हैं भगिनी, यानी बहन आप हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में भगिनी कहते हैं, और इंग्लिश का जो वर्ड है वो है सिस्टर। और निवेदिता का अर्थ जो होता है, निवेदिता का अर्थ वो होता है ईश्वर को समर्पित। तो ये है भगिनी निवेदिता जी का पूरे नाम का अर्थ। अब अगर इनके बारे में, इनकी शिक्षा और आगे भी जानना है, तो ये जो थी ये इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी को आयरलैंड की काउंट्री इट्रोन में हुआ था। और 1895 में जिस समय शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, यानी सम्मेलन के बाद में 1895 ईस्वी में लंदन में स्वामी विवेकानंद जी से इनकी मुलाकात हुई। और स्वामी विवेकानंद जी की बातों से ये इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि इनका जीवन जो था, जीवन शैली जो थी वो पूरी की पूरी बदल गई। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साथ में ही भारत आकर के और भारत को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे स्कूल वगैरह खुलवाए और मानव जीवन की अच्छाइयों के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया। मानव सेवा में इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। और 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी को 44 साल की उम्र में ये गई हुई थी दार्जिलिंग छुट्टियों में घूमने के लिए, और वहाँ पर इनकी सेहत खराब हो जाने के कारण इनकी आकस्मिक निधन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जतिन दास की मृत्यु कब हुई थी। तो आप चाहे जतिन दास कहिए या तो फिर जतिन दास ना कह करके अगर आप जतिन दा कहते हैं तो कुछ सुनने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, जब हम दा की बात कर देते हैं तो दा अक्सर करके बंगाल के लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो इनकी मृत्यु की बात की जाती है तो इनकी मृत्यु जो है 27 सितंबर 1930 ईस्वी में होती है। अब जतिन दास की जब बात करते हैं तो एक चीज़ मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा कि गांधी जी, महात्मा गांधी, हालांकि महापुरुष थे और उन्होंने कई बार भूख हड़ताल वगैरह की, लेकिन जतिन दास जी की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं पर कम नहीं थे। यहाँ तक कि 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में ये माँ भारती का लाल माँ भारती की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया था। तो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो जतिन दास की मृत्यु के बारे में बात की जाती है तो 13 सितंबर 1929 मैंने भी आपको बता दिया है। ये राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लाहौर जेल में, यानी जो राजनीतिक कैदी हुआ करते थे उस समय के, उनके लिए लाहौर जेल में उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की थी। लेकिन हाँ, ये पहली इनकी भूख हड़ताल नहीं थी। इन्होंने इससे पहले भी जो थी कहते हैं कि भूख हड़ताल की थी, लेकिन वहाँ पे लगभग 21 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद में इनकी जो शर्तें थी वो शर्तें मान ली गई थी, और कुछ शर्तें नहीं भी मानी गई थी तो उन्होंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी थी। तो इन्हें जेल से रिहा करके और इन्हीं के घर में इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। बात की जाए इनकी उम्र की तो ये बहुत ही कम उम्र के थे जब ये क्रांतिकारी की लड़ाई में कूद पड़े थे, और इनके जो साथी थे उन्हें जतिन दा कह करके पुकारते थे, तभी से मैं भी इसी वजह से मैं इन्हें जतिन दा बोलता हूँ। दक्षिणेश्वर जो बम कांड हुआ था और काकोरी जो ट्रेन हमला वाला कांड हुआ था, इन दोनों में इन्हें सस्पेक्ट के तौर पर रख लिया गया था, यानी उठा लिया गया था, लेकिन बाद में इनके खिलाफ गवाह न मिलने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था। और बात करते हैं जब इन्होंने कैदियों के साथ में बुरे व्यवहार के लिए उन्होंने फिर से जब
मतलब भूख हड़ताल की और लाहौर षड्यंत्र केस में जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो लगभग 63 दिन तक इन्होंने कुछ बिना खाए पिए भूख हड़ताल की थी और इन्हें जबरन अंग्रेज़ों ने भूख हड़ताल तोड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब ये नहीं माने तो इन्हें नाक के रास्ते से इन्हें दूध पिलाया गया, जिसकी वजह से इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और ये वीर सपूत हमेशा हमेशा के लिए भारत माता के लिए चला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट होकर के कोई ना कोई क्वेश्चन तो लगभग बन ही जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो हमारा आंसर नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जम्मू कश्मीर की भारत में विलय के बाद में आपको बताते हैं, जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया तो उसके बाद में 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के जो कबायली लड़ाके हुआ करते थे इन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उस समय वहाँ के राजा जो थे वो हरि सिंह जी थे। हरि सिंह ने रक्षा के लिए भारत के समक्ष गुहार लगाई, लेकिन उस समय जो भारत में गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि आज़ादी के बाद में हमने लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर बना करके रखा था। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि जब आप अपने एक स्वतंत्र देश हैं तो हम स्वतंत्र देश की हम मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमारा और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। तो जब ये प्रस्ताव इनका अस्वीकार कर दिया गया तो उस समय फिर इन्होंने जाकर के मदद मांगी हमारे लौह पुरुष जी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जम्मू कश्मीर में आपके हमारी सेना आपकी मदद करेगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो उस समय राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर सिग्नेचर किए और वहाँ पर भारतीय सेना हर संभव मदद के लिए पहुँच गई। और हालांकि ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है जितनी जल्दी में मैंने बता दिया है, लेकिन इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और बाकी कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वो आप देख लीजिएगा। हाँ, तो 1948 में जब कश्मीर को जब आज़ाद करा लिया भारतीय सेना ने, तो वहाँ पर जो शेख अब्दुल्ला जी थे उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था उस समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। देखो, भारत में अगर बात की जाए तो जो सबसे पुराना शहर था वो हड़प्पा था और मोहनजोदाड़ो जो था वो भी भारत का ही हिस्सा था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों के दोनों जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। इंडिया में इस समय कोई भी नहीं है, लेकिन जिस समय इनकी खोज हुई थी वो उस समय इंडिया में ही थे, क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था। तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी हड़प्पा शहर की, और उस समय जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग थे उनमें ही इसकी खोज हुई थी। और वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो एक साथ में ही खोजे गए थे, क्योंकि एक 1921 में और एक 1922 में। तो अगर इसकी बात की जाती है तो ये लगभग 2500 वर्ष पुराने शहर बताए जाते हैं। तो विश्व की जो अन्य प्राचीनतम अन्य जो सभ्यताएं हैं उनसे भी ये काफ़ी पुरानी बताई जाती हैं। और इसके बारे में जो कहते हैं पता कैसे चलता है, तो पता चलता है जो सीक 14 होती है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि वहाँ की लकड़ियाँ हैं, यानी उसमें पाई गई लकड़ियों की चीज़ें, या अन्य भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सिक्के वगैरह पाए जाते हैं। तो उन चीज़ों को जानने के लिए जो पद्धति होती है ये C14 होती है, यानी कार्बन 14 विधि से उनका पता लगाया जाता है। तो उससे ही इस चीज़ का पता लगाया गया था कि लगभग 2500 साल पुरानी ये संस्कृति रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिया था कि हड़प्पा से जो थे वो 2 टीले प्राप्त हुए थे, जिसे पूर्वी टीले को नगर टीला तथा उसमें जो पश्चिमी टीला हुआ करता था उसे हम दुर्ग टीला के नाम से संबोधित करते हैं। और यहाँ पर जो शव दफनाने की जो प्रक्रिया है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण को रख करके सब दफनाए जाते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ नया चाहिए या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन कम मिल पा रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।